नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय परिदृश्य जो सीरीज चल रही घटना चक्र की उसका 5वां पार्ट है। जहाँ तक है इस पार्ट में है इसको फिनिश कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पॉइंट है 36 यानी 36 पॉइंट है, टोटल जो पॉइंट है इसमें वो 51 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो न्यूज़ है ये है कि राज्यसभा का 250वां सत्र, तो भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा की पहली जो बैठक है 13 मई 1952 को आयोजित हुई थी। इससे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई सन 1952 को आयोजित हुई थी। राज्यसभा के 249वें सत्र के अंत तक इसकी कुल जो बैठकें हुई थी इतनी हो चुकी हैं और पिछले 67 वर्षों के दौरान राज्यसभा द्वारा 108 संविधान संशोधन विधेयकों सहित कुल 3817 विधेयक जो है वो पारित किए जा चुके हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि पहली जो बैठक राज्यसभा की हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी। चलते हैं आगे। तो 18 नवंबर 2019 को राज्यसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हुआ है। यह सत्र राज्यसभा का ऐतिहासिक 250वां सत्र होगा। राज्यसभा का ऐतिहासिक 250वां सत्र 18 नवंबर 2019 से 13 दिसंबर 2019 तक चला। तो ये जो 250वां सत्र है कब से कब तक चला है? 18 नवंबर 2019 से लेकर के 13 दिसंबर 2019 तक। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि इस सत्र के दौरान 9.5 तारांकित प्रश्नों का मौखिक रूप से उत्तर दिया गया। 47% जो है समय विधेयकों को पारित करने में व्यतीत हुआ। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 67 वर्षों में पहली बार जो है सदस्यों द्वारा मूल भारतीय भाषाओं दैट इज़ हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, बंगाली, संथाली में अपनी बात रखी गई है। कब हुआ है? 67 सालों में पहली बार हुआ है ऐसा कि मूल भारतीय भाषाओं दैट इज हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, बंगाली और संथाली में जो है वो अपनी बात जो है वहाँ के सदस्यों ने रखा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि राज्यसभा के 250वें सत्र की आयोजन के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 250 रुपया, ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है ये कि 250 रुपये मूल्य का चांदी का एक सिक्का और 5 रुपये जो है मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल दैट इज गैर कानूनी जो संघ था वो घोषित किया गया है। ठीक है, हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल को जो है वो एक गैर कानूनी संघ जो है घोषित किया गया है। हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल को गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। कब किया गया है ये? तो ये 16 नवंबर 2019 को गृह मंत्रालय और भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके इसको जो है वो घोषित कर दिया, क्या? गैर कानूनी। ठीक है, कब किया है? 16 नवंबर 2019 को। किस मंत्रालय के द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये विरुद्ध जो है ये विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत जो है इसको गैर कानूनी घोषित किया गया है। अब एग्जाम में ये पूछ सकता है कि जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है वो कब का है? तो वो है 1967 का, 1967 ईस्वी का है। इसी के तहत जो है इसको गैर कानूनी घोषित किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है सिसेरी नदी पुल। सिसेरी नदी पुल, तो 15 नवंबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश की लोअर दिबांग घाटी में सिसेरी नदी पुल का उद्घाटन किया गया है। तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि सिसेरी नदी पुल कहाँ पे है? तो ये जो है लोअर दिबांग घाटी दैट इज अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। और इसमें इम्पोर्टेंट और क्या है
और इसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो सिसिरी नदी पर है, ठीक है। इसका जो पुल का जो निर्माण है वो अरुणाचल प्रदेश की जो सिसिरी नदी है उस पर किया गया है। और इस पुल का जो लंबाई है वो 200 मीटर है। और ये पुल जो है अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी को सियांग से जो है जोड़ेगा। इसमें इतना इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि सिसिरी नदी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में लोअर दिबांग घाटी में सिसिरी नदी पुल का है। और ये जो है इसकी मीटर जो है लंबाई है 200 मीटर की है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ये पुल है ये दिबांग घाटी को जो है सियांग से जोड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और इसमें इम्पोर्टेंट और क्या है भाई? एक है आपका कौन सा पुल है? रबंग पुल। तो रबंग पुल भी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यालो लिबांग ने जो है ये इस पुल का जो है वो उद्घाटन किया है। कौन सा पुल है? रंबंग पुल। तो रंबंग पुल कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट चले, बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट था, ठीक है। ये रंबंग पुल जो भी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है और ये सियांग ज़िले में, ठीक है। इसका उद्घाटन किया गया है। और जो आपका ये था सिसिरी नदी, ये भी जो है अरुणाचल प्रदेश में है और ये लोअर दिबांग घाटी में है। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो है इसकी लंबाई 200 मीटर है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है किसको किसको जोड़ेगा? तो दिबांग घाटी को जो है वो सियांग से जोड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत का नया राजनीतिक मानचित्र। तो भारत का नया राजनीतिक जो है मानचित्र क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्रों दैट इज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो है विभाजित किया गया है। किस अधिनियम के द्वारा? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा। और ये अधिनियम जो है 31 अक्टूबर 2019 से जो है वो लागू हुआ है। 8 नवंबर 2019 को भारत सरकार द्वारा देश का नया राजनीतिक मानचित्र जो है वो जारी किया गया है। तो ये जो नया मानचित्र है किसके द्वारा जारी किया जाता है ये पूछ सकता है। तो ये जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो है नया राजनीतिक जो मानचित्र जारी किया गया है, नवा संस्करण, ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। देखिए और इम्पोर्टेंट ये है क्या है कि जो लद्दाख संघराज्य क्षेत्र है इसको जो है 2 ज़िलों में जो है शामिल है। इसमें लद्दाख में कितने ज़िले हैं? 2 हैं, एक कारगिल, दूसरा आपका लेह है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो लेह है, लेह के जो राज्य क्षेत्र में विद्यमान जम्मू कश्मीर के राज्य निम्नलिखित ज़िले सम्मिलित होंगे। एक तो आपका गिलगिट है, दूसरा गिलगिट वजारत चिलास जनजातीय राज्य क्षेत्र, लेह और लद्दाख कारगिल के वर्तमान राज्य क्षेत्र के सिवाय, ठीक है। तो लेह ज़िले के राज्य क्षेत्र में ये होंगे। 2 ज़िले हैं बेसिकली लद्दाख में, कौन कौन से हैं? लेह और कारगिल, ठीक है। कौन कौन से थे? लेह और कारगिल, इतना याद रखना है कि 2 ज़िले हैं वहाँ पे लद्दाख में। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सन 1947 में जम्मू और कश्मीर में 14 ज़िले थे, जो कि वर्ष 2019 तक जो है 28 ज़िलों में पुनर्गठित किया गया है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में कितने ज़िले हैं? टोटल 28, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो वर्तमान में 28 राज्य हो जाएंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बंजर भूमि एटलस 2019। तो बंजर भूमि एटलस 2019 में जो स्मरणीय तथ्य है वो ये है कि 5 नवंबर 2019 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बंजर भूमि एटलस के 5वें संस्करण को जारी किया है। किसने? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट और क्या है कि इस एटलस के अनुसार बंजर भूमि जो वर्ष 2008 के इतने मिलियन हेक्टेयर इतना ये सब चीज़ें हैं,
इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बात इसमें इतना इम्पोर्टेंट ये है, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि राजस्थान जो है, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिज़ोरम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तो इसमें क्या हुआ है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश, देखिए मेनली जो पीसीएस के लिए सर, ये तो ये मेनली जो है ये बंजर भूमि में सकारात्मक बदलाव आया है उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा जो बदलाव है वो राजस्थान में है, उसके बाद बिहार, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका मिज़ोरम। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिज़ोरम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, फिर आपका आता है पश्चिम बंगाल। इन सब में क्या हुआ है, बंजर भूमि सकारात्मक सुधार देखा गया है। इसमें इतना इम्पॉर्टेंट है। और क्या पूछा जा सकता है कि दैट्स एनफ, ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट है। मेन बात और ये ध्यान देने वाली है कि भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की जो उपलब्धता है, ये पूछा जा सकता है कि भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता क्या है। कभी कभी बहुत डीपली फैक्ट पूछ लेते हैं। तो ये है आपका पॉइंट, ठीक है, 0.12 हेक्टेयर है, 0.12 हेक्टेयर, 0.12 हेक्टेयर है। जबकि पूरे विश्व में जो प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की जो उपलब्धता है वो 0.29 हेक्टेयर है। समझ रहे हैं आप, पूरे विश्व में ज़्यादा है, लेकिन भारत की अगर बात करें तो 0.12 है, ठीक है। अब हाँ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी, देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी, तो 1986 में हुई थी, ठीक है। 1986 कब हुई थी, 1986। ये पूछ सकते हैं कि जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की स्थापना है वो कब हुई थी, तो ये 1986 में हुई थी। तो राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो में अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचनाओं के संग्रहकर्ता के रूप में की गई थी। इसकी जो स्थापना है यानी एनसीआरबी, दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो स्थापना 1986 में हुई थी, वो इसकी स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977-81 एवं गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स 1985 की अनुशंसा के आधार पर की गई थी, ठीक है। और ये ब्यूरो समय समय पर भारत में अपराध से संबंधित रिपोर्ट जो है वो जारी करता है। अब जो रिपोर्ट जारी हुई है इसके अनुसार क्या है, चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर द पर्पज ऑफ बीपीसीएस प्रीलिम्स। तो 21 अक्टूबर 2019 को रिपोर्ट जारी हुई है। रिपोर्ट ये भारत में अपराध 2017, इस जो है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2017 में कुल इतने अपराध हैं 5007,044 संज्ञेय अपराध, ठीक है, पंजीकृत किए हैं, इतने रजिस्टर्ड हुए हैं। कितने हैं जो अपराध हैं, ये हैं आपके 50,07,044। इसमें वर्ष 2016 में जो वृद्धि हुई है, ये ध्यान देना है कि जो क्राइम में वृद्धि हुई है रजिस्ट्रेशन क्राइम में, तो वो है आपका कितने प्रतिशत, ये है आपका 3.6%। ये इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कितनी वृद्धि, 3.6% की जो है 2016 से 17 के बीच में की हुई है। और अपने उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सर्वाधिक जो आईपीसी के जो मामले हैं पंजीकृत हुए हैं वो है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद महाराष्ट्र की रैंकिंग, फिर मध्य प्रदेश की रैंकिंग है, ठीक है। तो आईपीसी के जो मामले सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड हुए हैं वो हैं उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र की रैंकिंग है और मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश अपना जो है आईपीसी में नंबर 1 पर है। रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जो कुल संख्या है उसमें सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश ही है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल। देखिए जो आईपीसी की सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड है वो यूपी है, यूपी के बाद तुम्हारा मध्य प्रदेश है, तो यूपी के बाद महाराष्ट्र है, फिर आपका जो है मध्य प्रदेश है। और महिलाओं के विरुद्ध में भी वही रैंकिंग है, पहले दूसरी, यानी पहले उत्तर प्रदेश है, दूसरे महाराष्ट्र है। लेकिन आईपीसी की जो है तीसरी जंप जो रैंकिंग है मध्य प्रदेश की, और जबकि यहाँ पे जो है महिलाओं के विरुद्ध वो पश्चिम बंगाल आ जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखने हैं सब। नेक्स्ट पॉइंट ये है
कि बच्चों के विरुद्ध हुए अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1, मध्य प्रदेश दूसरे पर है, और जबकि बुजुर्गों के खिलाफ जो अपराध मामले महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित दैट इज शेड्यूल्ड जो ट्राइब्स से मामले हैं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। देख रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। एक तो हमने देखा उत्तर प्रदेश में कि महिलाओं से रिलेटेड जो अपराध हैं उसमें नंबर 1 पे है, और दूसरे पे आपका महाराष्ट्र है, तीसरे पश्चिम बंगाल था, और जो आईपीसी के मामले हैं उनमें उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, फिर आपका जो है महाराष्ट्र है, फिर आपका जो है वो कौन सा था, मध्य प्रदेश। ठीक है। और बच्चों में भी देखिए, बच्चों के जो विरुद्ध हैं उसमें भी नंबर 1 क्या है, यूपी है, और दूसरे आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है। और जबकि अगर बुज़ुर्गों के मामले में देखोगे तो बुज़ुर्गों के जो खिलाफ जो अपराध हुए हैं वो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। ठीक है। और शेड्यूल्ड ट्राइब में देखोगे, यानी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अपराध, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है, शीर्ष पे ये भी है। जबकि अगर देखोगे पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से 2011 के हिसाब से, तो उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का 0.1% भी नहीं है। ठीक है। लेकिन अपराध में देखोगे तो नंबर 1 पर है, शेड्यूल्ड अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है। और साइबर अपराध के मामले में भी नंबर 1 यूपी। आर्थिक अपराध मामलों में जो है राजस्थान जो है नंबर 1 है। भ्रष्टाचार के सर्वाधिक जो मामले हैं महाराष्ट्र में है, दर्ज हुए हैं, जबकि जो सिक्किम ऐसा एकमात्र राज्य है जहाँ पर भ्रष्टाचार संबंधी मामला कोई भी दर्ज नहीं हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा राज्य है वो, ये आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम है जो कि कोई भी मामला यहाँ पे दर्ज नहीं हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कर्नल चेवांग-रिनसेन सेतु। तो कर्नल जो चेवांग-रिनसेन सेतु है ये कहाँ पे है, तो ये पूर्वी लद्दाख में। कर्नल चेवांग-रिनसेन सेतु का जो है 21 अक्टूबर को जो है इसका उद्घाटन किया गया है। इतना पूछ सकते हैं। तो कर्नल चेवांग-रिनसेन सेतु जो है वो कहाँ पे है, तो ये पूर्वी लद्दाख, दैट इज लद्दाख। ठीक है। और ये किस नदी पर है, श्योक नदी पर। ठीक है, किस नदी पर, श्योक नदी पर। और श्योक नदी किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। और ये जो सेतु है कौन सा, कर्नल चेवांग-रिनसेन सेतु कहाँ पे है, लद्दाख में, श्योक नदी पर है। श्योक नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब इस सेतु की जो लंबाई है ना वो 430 मीटर लंबा पुल है ये, जो कि काराकोरम और चांगचेनमो पर्वत है। कौन सा है, काराकोरम और चांगचेनमो पर्वत की श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, काराकोरम और चांगचेनमो, इसके मध्य में पुल स्थित होगा, जिसकी मीटर जो लंबाई हो 430 मीटर की लंबाई होगी, और ये श्योक नदी पर होगा। और ये श्योक नदी किसकी है, वो सिंधु नदी की सहायक नदी, दैट्स इट। और ये जो है 14,650 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया पुल है। ये भारत का सबसे ऊंचा बहुविस्तार अस्थायी पुल है, दैट इज हाईएस्ट मल्टी स्पैन परमानेंट ब्रिज। ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भाई, ज्ञातव्य कि कर्नल चेवांग-रिनसेन सेतु भारतीय सेना में उच्च पदस्थ अधिकारी थे। इन्हें 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इन्हें लद्दाख का शेर भी कहा जाता है। किसको लद्दाख का शेर कहा जाता है, चेवांग-रिनसेन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है कि सियाचिन पर्यटन से रिलेटेड देख लेते हैं, इससे संबंधित थोड़ा। देखो सियाचिन जो ग्लेशियर है, सियाचिन जो ग्लेशियर क्षेत्र है, यह विश्व का सबसे ऊंचा जो है युद्ध क्षेत्र है, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। ठीक है। और सियाचिन बेस कैंप कुमार पोस्ट तक यात्रा कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, याद रखना इसको। और इसमें इंपॉर्टेंट और बात यह है कि सियाचिन जो ग्लेशियर है वो हिमालय की पूर्वी काराकोरम में जो है वो रेंज में स्थित है। कौन से, काराकोरम रेंज में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि इसका जो ये है पॉइंट NJ 9842 के उत्तर पूर्व में है। ठीक है, जहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो नियंत्रण रेखा LOC दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल जो है समाप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, और चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगली न्यूज़ है हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। देखिए भाई, हरियाणा में भी बीजेपी रूलिंग है, और महाराष्ट्र में जो है रूलिंग जो है वो शिवसेना की है। ठीक है, शिवसेना, कांग्रेस और आपकी जो इनकी शरद पवार वाली
जो पार्टी है, ठीक है, वो है। तो और जो है इसमें देखिए, इसमें ये पूछ सकते हैं कि हरियाणा में कितनी सीटें हैं विधानसभा की, ये देख लेते हैं। तो हरियाणा में जो विधानसभा की सीटें हैं टोटल जो है 10 हैं, जबकि जो संसदीय जो MP की सीटें हैं वहाँ पे 10 हैं। महाराष्ट्र में टोटल जो विधानमंडल की सीटें हैं 288 हैं, जबकि 48 जो है वो संसद की सीटें हैं, ठीक है, दैट इज लोकसभा वाली। और और क्या इम्पोर्टेंट इसमें कि जो महाराष्ट्र के जो आपके राज्यपाल हैं वो हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी हैं, जबकि हरियाणा के जो हैं वो हैं सत्यदेव नारायण, ठीक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019, तो ये क्या है कि वर्ष 2022 तक एक नए समावेशी भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवाचार को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। अब इसमें देखिए कि जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट होती है। किसकी? नीति आयोग, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के जो तैयार किया जाता है वो गुरुग्राम स्थित जो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के रूप में शामिल किया गया, उसके द्वारा ये तैयार की गई है रिपोर्ट, ठीक है। नीति आयोग इतना इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जो रिपोर्ट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है, HNF। और अब इसमें इंडेक्स जो जारी हुआ, इंडेक्स की रिपोर्टिंग देख लेते हैं क्या है। तो इस इंडेक्स के अनुसार जो बड़े राज्यों में कर्नाटक नंबर 1 पे है, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे महाराष्ट्र है, जबकि अंतिम स्थान पर जो है वो है आपका झारखंड, ठीक है। जबकि उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में देखेंगे तो सिक्किम नंबर 1 पर है, हिमाचल दूसरे पे है, उत्तराखंड जो है वो तीसरे स्थान पर है। जबकि आप केंद्र शासित प्रदेशों में देखेंगे तो दिल्ली नंबर 1 पे है, और चंडीगढ़ दूसरे पे, और गोवा तीसरे पर है। ये आपका इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है। बड़े राज्यों में हमने कौन सा देखा? कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। और उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में देखा हमने सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो दिल्ली नंबर 1 पर है, ठीक है। ओवरऑल जब देखेंगे आप तो दिल्ली सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें अंतिम पायदान पर देखना झारखंड है, नंबर 1 पर कर्नाटका है, इतना याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, दैट इज सुमन, ठीक है। तो ये किस मिनिस्ट्री का? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है। ये जो योजना है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा है ये सुमन, ठीक है। तो इसका जो शुभारंभ है वो नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषद की 13वें सम्मेलन के दौरान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य जो है अस्पताल में मातृ एवं शिशु मृत्यु की रोकथाम रहित तथा सम्मानजनक और गुणवत्ता जो है चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत नवजात माताएं एवं नवजात शिशु प्रसव के 6 महीने बाद तक निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके तहत गर्भवती महिला को प्रसव से पूर्व कम से कम 4 बार जो है मुफ्त जांच का अधिकार होगा। इस योजना का जो लक्ष्य है वो सुनिश्चित करना है कि चिकित्सा सुविधा के अभाव में किसी भी गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु की मृत्यु न हो, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा इसमें कि जो सुरक्षित मातृत्व योजना है, ये इसका नाम क्या है? सुमन है, और ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसकी जो शुरुआत की गई है वो 10 अक्टूबर 2019 को जो है वो शुरुआत की गई है सुमन, ठीक है, 10 अक्टूबर 2019। और इसके जो प्रारंभ नई दिल्ली में जो है इसकी शुरुआत कब, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है कि 10 अक्टूबर 2019 को जारी किया गया। हेल्थ फैमिली वेलफेयर की है सुरक्षित मातृत्व योजना सुमन। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो अस्पताल में जो माता एवं शिशु मृत्यु की रोकथाम से लिए है। और इसमें जो है इस योजना के तहत माताएं एवं नवजात शिशु प्रसव के 6 महीने बाद तक, ठीक है, 6 महीने बाद तक जो है निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और इसके तहत गर्भवती महिला को प्रसव से पहले जो है वो कम से कम 4 बार मुफ्त जांच का अधिकार होगा, ठीक है, उसका राइट होगा।
और इस योजना का जो लक्ष्य होगा वो सुनिश्चित करना है कि जो चिकित्सा सुविधा के अभाव में जो गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं की जो मृत्यु होती है वो ना हो। और देखिए कुछ रिपोर्ट देख लेते हैं मातृ मृत्यु अनुपात पर विशेष बुलेटिन। तो इसमें क्या था कि वर्ष 2014-15 में प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर जो हमारा मोर्टेलिटी रेट था वो था 130 था, जो कि घटकर 122 तक पहुंच गया था। यानी सबसे ज़्यादा अगर मोर्टेलिटी हमारा घटता है तो इसका मतलब जो है माता और जो बच्चे होते हैं वो उनकी मृत्यु दर बढ़ती है। ठीक है, देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार जिन 7 राज्यों में एमएमआर में कमी की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक या उसके बराबर वो राज्य जो है वो आपका है कर्नाटका, ठीक है, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, इसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। अब इसमें देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत एमएमआर को वर्ष 2020 तक प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 100 अंक तक लाने की महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को 11 राज्यों ने प्राप्त कर लिया है। ये इंपॉर्टेंट इसमें है कि 11 राज्यों ने प्राप्त कर लिया। और ये राज्य जो है वो कौन सा है, तो केरल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, गुजरात, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, हरियाणा है। अब इसमें जो 11 राज्यों में है इसमें ध्यान देना है कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, फर्द पर 50% प्रीलिम्स। अब देखिए इसमें कि वर्ष 2015 और 17 की अवधि में जो है उत्तर प्रदेश का जो एमएमआर है ना ये कितना है, ठीक है, कितना है ये, इसको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जो एमएमआर है वो है आपका 216, कितना है, 216, ये इम्पोर्टेंट। और इसमें इम्पोर्टेंट और क्या, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ एग्ज़ाम्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। जो उत्तर प्रदेश का एमएमआर है वो 216 दर्ज किया गया है 15 और 17 की अवधि के दौरान। ठीक है, और एनएफ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के दौरान जो वर्ष 2020 में 1 लाख प्रति जीवित जन पर 100 तक जो लाने की जो 11 राज्यों ने जो लक्ष्य प्राप्त किया है उसमें जो है केरल नंबर 1 पर है। ठीक है, महाराष्ट्र दूसरे, तमिलनाडु तीसरे पर है। ओके, 11 राज्य उसमें शामिल है। कौन कौन से, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, गुजरात, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका। अब इसमें पहला याद रखना एनएफ है। ठीक है, केरल नंबर 1 पर है। और वर्ष 2000 का जो एमएमआर है वर्ष 2015-17 की अवधि के दौरान वो यूपी का 216 इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट्स इट, एनएफ। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपका है व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2016 और 18। तो क्या है ये, पहली बार, ठीक है, ये पहली बार जो है इस रिपोर्ट को जो है सर्वेक्षण हुआ है। तो राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है ये जारी किया गया है। ये सर्वेक्षण जो है यूनिसेफ द्वारा समर्थित है। तो ये पूछ सकते हैं जो व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण हुआ है 2016-18 ये किसके द्वारा समर्थित है, तो ये यूनिसेफ। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट और क्या है, तो सर्वेक्षण के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के 35% बच्चे, ठीक है, 17% बच्चे लंबाई के अनुपात में कम वेस्टेड हैं, 33% बच्चे सामान्य की वजन से कम हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें जो रोड है वो 35 वर्ष जो है वो ठीकने वाले हैं। ठीक है, 33 जो है वो कम वजन है जिनका, 70% जो है लंबाई कम अनुपात का है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और इसमें देखिए क्या पूछा जा सकता है, सर्वेक्षण के अनुसार देखिए इसमें 4 वर्ष के 41%, 5 से 9 वर्ष के 24% तथा किशोर उम्र के जो है 28% बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एनीमिया से पीड़ित होने वाले की जो उम्र है वो है आपका किशोर उम्र की 10 से 19 वर्ष वाले में। ठीक है, ये है 10 से 19 वर्ष वाले में 28। लेकिन जो एनीमिया सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं वो है आपका 0 से 4 वर्ष वाले बच्चे। ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा एनीमिया जो पीड़ित होने वाले हैं उनका जो रेशियो है 41% है 0 से 4 वर्ष। 40% किशोरियाँ, 18% किशोर जो है एनीमिया से शिकार हैं। इसमें और एक रिपोर्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टिबाधित सर्वे। तो इसके अनुसार जो है वो सर्वेक्षण के अनुसार WHO द्वारा निर्धारित 25% के लक्ष्य को पार करते हुए
भारत ने दृष्टिबाधित जो है के मामलों में लगभग 52% की कमी की है। ये इम्पॉर्टेंट है, लगभग जो है 52% की कमी है दृष्टिबाधित में। ठीक है, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टिबाधित सर्वे के हिसाब से। और इसमें इम्पॉर्टेंट और क्या हो सकता है, सर्वे के जो मुताबिक देश की कुल आबादी के 0.36% जो लोग हैं वो दृष्टिहीन है, जबकि 6 से 7% में जो है 0.68% जो है वो थी पहले। इसमें अब क्या हुआ है, सुधार हुआ है। सर्वेक्षण के अनुसार जो है वो मोतियाबिंद के इतने प्रतिशत मामले जो है दृष्टिहीनता सबसे बड़ा कारक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि दृष्टिहीनता को जो सबसे बड़ा कारक है वो क्या है, मोतियाबिंद के मामले हैं, जो कि लगभग 66.2% है। ये इम्पॉर्टेंट है, दृष्टिहीनता का सबसे बड़ा कारक मोतियाबिंद। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार इतना इम्पॉर्टेंट। चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पर्यटन पर्व 2019। तो पर्यटन पर्व 2019 है 2 अक्टूबर 2019 को किसके द्वारा, पर्यावरण जल परिवहन मंत्रालय के द्वारा। कहाँ पे हुआ है ये, नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रखना है कि जो पर्यटन पर्व हुआ है कहाँ पे, नई दिल्ली में, ये पूछ सकते हैं। और पर्यटन पर्व 2019 का जो आयोजन है वो पर्यटन मंत्रालय द्वारा, बिल्कुल ठीक। और 2 से 13 अक्टूबर के मध्य पूरे देश में किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में इसकी आयोजित किया गया और ये 2 से 13 यानी 2 अक्टूबर 2019 को जो है ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये तो चला गया पूरा देश में, जो स्टार्ट हुआ था पूरे देश में जो चला था ये पर्व, ये था 2 से 13 अक्टूबर। ठीक है, कितने दिन, 10 दिन, चलो ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि पर्यटन पर्व 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को जो है समर्पित है। और पर्यटन के 3 घटक मुख्य थे, कौन कौन से थे ये, पहला ये था देखो अपना देश, दूसरा था सभी के लिए पर्यटन, और तीसरा है पर्यटन एवं प्रशासन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है तीनों कि 3 घटक जो पर्यटन पर्व दिल्ली में हुआ था 2 से 13 अक्टूबर चला था, उसकी जो 3 घटक थे मुख्य, वो कौन से थे, देखो अपना देश, सभी के लिए पर्यटन, पर्यटन एवं प्रशासन। ठीक है, देखो पर्यटन पर्व दिल्ली के चरण के आयोजन जो है वो 2 से 6 अक्टूबर के मध्य राजपथ लान में किया गया। ये भी ठीक है, वरना दिल्ली न दे कहीं राजपथ लान दे, कुछ लोग समझ नहीं राजपथ लान कहाँ पे है, तो दिल्ली में। ठीक है, और बात यह है कि जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसकी जो रैंकिंग है वो है आपका 34। कब की रैंकिंग है, 2019 सूचकांक, जो कि इकोनॉमिक्स फोरम के द्वारा ये जो है जारी किया जाता है। कौन सी इंडेक्स जारी किया जाता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, दैट इज यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक। इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 34। ठीक है, 34। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्रामीण स्वच्छता रणनीति 2019-20। तो ग्रामीण स्वच्छता जो रणनीति है जो जारी है, ये जारी जो की गई है जल शक्ति मंत्रालय के तहत। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति को लॉन्च किया गया है। तो ये बात, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि जो ग्रामीण स्वच्छता जो रणनीति है वो आपका जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, और चलते इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, अब इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ये रणनीति है, यह रणनीति सतत विकास लक्ष्य 6 को जो है ये संबंधित है। इतना इम्पोर्टेंट बहुत है, इनफ है, इतना इसमें याद रखना है कि जो रिपोर्ट है जल शक्ति मंत्रालय की है, किसकी रिपोर्ट है ये जो रणनीति है वो जल शक्ति मंत्रालय की रणनीति है। और ये कौन से गोल से संबंधित है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंट याद रखना है इसको। और जब सब लोग जानते हैं कि भाई जो उल्लेखनीय है, यानी जब लोग को पता है कि भारत पिछले 5 वर्षों के दौरान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्राप्त किए गए खुले में शौच से मुक्त दर्जे, दैट इज ODF स्टेटस को बनाए रखने हेतु प्रतिबद्ध है। और इसी के तहत जो है ODF श्रेणी का जो है ODF प्लस श्रेणी के रूप में उन्नयन किया जाना है। अब इसमें इतना याद रखना है फॉर द पर्पज ऑफ EPPCS प्रीलिम्स कि ये जो है ये रणनीति ग्रामीण स्वच्छता रणनीति ये किस मंत्रालय के अधीन आती है, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आती है। और इसका जो लक्ष्य है
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन से संबंधित है? ये 6 है, ठीक है, SDG 6 से संबंधित है। दैट्स इट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019। तो भारतीय रेल विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में शामिल है। जो भारत का रेल है वो विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, ठीक है। और भारत का रेलवे जो नेटवर्क है 6800 यानी 68,442 किलोमीटर से अधिक से भी लंबा है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर भारतीय रेल द्वारा स्वच्छ भारत रेल अभियान की शुरुआत की गई थी। दैट्स इट। अब इसमें स्मरणीय जो तथ्य है इसमें देखना ये है, हमने देखा इसमें कि जो भारत रेल है वो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है और भारत का जो रेल नेटवर्क है वो 68,442 किलोमीटर से भी अधिक है। और भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए स्वच्छ भारत जो अभियान से प्रेरित होकर ही जो है भारतीय रेल द्वारा भी स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, ठीक है। और देखिए स्मरणीय तथ्य इसमें क्या है कि 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर रेल मंत्रालय द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019 की जो है वो सर्वेक्षण जो है रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये पहली रिपोर्ट है। और स्वच्छ भारत जो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी, ठीक है। 2 अक्टूबर 2014 याद रखना है। कब? 2 अक्टूबर 2014, ठीक है। तो उसी के तहत जो है ये भारत का रेल भी अपना रिपोर्ट जो है वो जारी किया है। पहली रिपोर्ट है, ये याद रखना है। और यह रिपोर्ट जो है वो क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, इंडेक्स है, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, ये दैट इज भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा रेलवे स्टेशनों के स्वच्छ मानदंडों का आकलन करने की तैयार की गई है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए जो रिपोर्ट है स्वच्छ रेल स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है इसमें 720 स्टेशनों को जो है वो सर्वेक्षण किया गया है, ठीक है। और एक्सक्यूज मी, हाँ, तो इसमें जो है 720 स्टेशनों को सर्वेक्षण किया गया है। अब रिपोर्ट में जो है स्वच्छ रेल स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो है वो जयपुर राजस्थान जो रेलवे स्टेशन है इसको पहली रैंकिंग प्रदान की गई है, ये याद रखना है। दूसरे पे जयपुर है, तीसरे पे जोधपुर है। इसमें इतना ही याद रखना है कि जो रिपोर्ट जारी की गई स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019 रिपोर्ट जो है वो के अनुसार नंबर 1 पे कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो ये जो है आपका जयपुर राजस्थान, ठीक है। नंबर 1 पे जो होगा उसी की जयकार होगी, ठीक है। इस तरह याद रखना, जयकार दैट इज जयपुर राजस्थान रेलवे स्टेशन नंबर 1 पर है, ठीक है। दूसरे पे जोधपुर, तीसरे पे जो है वो दुर्गापुर को जो है स्थान मिला है। अब इसमें जो SG ग्रुप वाले हैं, ठीक है, SG वाले जो है वो अंधेरी मुंबई को जो है पहली और विरार को दूसरी, नायगांव स्टेशन को तीसरी रैंकिंग प्रदान की गई। हमेशा इतना इंपॉर्टेंट है कि ये स्वच्छ रेल स्वच्छ सर्वेक्षण में पहले स्थान पर कौन से? जयपुर है, दूसरे पे जोधपुर, तीसरे पे दुर्गापुर। इट्स एनफ। और स्वच्छ सर्वेक्षण जो है रिपोर्ट में जो है देश के 16 भौगोलिक रेलवे जोन्स भी इसमें जो है वो शामिल किए हैं। तो इसमें जो है 16 यानी जो जोन्स है भौगोलिक, उसमें जो है वर्तमान में देश में कुल रेलवे जोन की जो संख्या है वो 18 है। यानी 18 रेल मंडल कितने हैं टोटल? वो 18 है टोटल पूरे भारत में। अब इसमें जोन्स में रेलवे जोन में जो नंबर 1 पर है वो कौन सा है? उत्तर पश्चिम रेलवे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। और जबकि रेल स्टेशन में जयपुर जो है वो पहले नंबर पे, जबकि जोधपुर जो था वो दूसरे पे और तीसरे पे जो था वो आपका दुर्गापुर। और रेलवे जोन में जो नंबर 1 पर रैंकिंग है उत्तर पश्चिम रेलवे को जो है मिला हुआ है पहला स्थान, ठीक है। और जबकि पूर्वोत्तर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को दूसरे और पूर्व मध्य रेलवे को जो है तीसरे स्थान पर। इसमें इतना याद रखना है जो उत्तर पश्चिम रेलवे है उसको पहला स्थान मिला है रेलवे जोन मंडलों में, ठीक है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए फॉर द पर्पज ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स, तो देखिए उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान पर जो है वो रेलवे स्टेशन वो शाहजहाँपुर है, ठीक है। शाहजहाँपुर नंबर 1 पर है और पूरे
ओवरऑल इंडिया की रैंकिंग 21 है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है, ओवरऑल 21 है। जबकि जो फैज़ाबाद वर्तमान में अयोध्या, इसकी जो रैंकिंग है वो 22 है। यानी उत्तर प्रदेश के 2 हैं, एक 21वीं रैंक है कौन से, शाहजहाँपुर को, और 22वीं जो रैंक है वो अयोध्या फैज़ाबाद। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक SQI। इस नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। और अब इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो इस सूचकांक है ये पहला सूचकांक है, इसलिए इसकी रिपोर्ट जो है बहुत ज़रूरी है। ये रिपोर्ट जो है नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? नीति आयोग के डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा जारी किया गया है इस रिपोर्ट को। इस सूचकांक को विकसित करने में HRD मिनिस्ट्री, मानव विकास संसाधन मिनिस्ट्री हो गई, प्लस आपका वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के सहयोग से यह रिपोर्ट जो है जारी की गई है पहली बार। ठीक है। अब इस रिपोर्ट की हम देख लेते हैं क्या स्थिर रैंकिंग के हिसाब से। तो नंबर 1 पे केरल है, दूसरे पर राजस्थान और कर्नाटक जो है तीसरे नंबर, जबकि उत्तर प्रदेश को लास्ट स्थान प्राप्त हुआ है, तीसरी रैंक, यानी लास्ट रैंकिंग है 20वें नंबर पर है। तो SQ रैंकिंग में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है सबसे निचले पायदान 20वें नंबर पर है। और पहले पे नंबर पर कौन है? केरल। छोटे राज्यों की बात की जाए तो मणिपुर नंबर 1 पर है और अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे निचले पायदान पर है। जबकि अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो चंडीगढ़ नंबर 1 पर है, जबकि जो लक्षद्वीप है वो सबसे निचले पायदान पर है। छोटे राज्यों में मणिपुर नंबर 1, अरुणाचल सबसे नीचे, बड़े राज्यों में केरल नंबर 1, उत्तर प्रदेश सबसे नीचे। फॉर द पर्पज ऑफ प्रीलिम्स उत्तर प्रदेश देखना है सबसे नीचे स्थान पर SQ रैंकिंग में। ठीक है। और हाँ, केंद्र शासित प्रदेशों में अगर जो प्रगति करने वाले स्टेट हैं उनकी अगर बात की जाए तो बड़े राज्यों में जो प्रगतिशील जो हैं स्टेट हैं, वृद्धि हुई है, वो है हरियाणा नंबर 1 पर, कर्नाटक नंबर सबसे नीचे हुए, कोई पोजीशन नहीं है। और देखिए वृद्धि में देखिए SQ रैंकिंग में सबसे नंबर 1 पर केरल और सबसे लास्ट पर जो था वो UP था। लेकिन अगर आप वृद्धिमान प्रगति रैंकिंग में देखोगे तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग वो 3rd है, याद रखना है। कौन सी रैंकिंग है? 3rd है। ठीक है। ओके, कौन सी रैंकिंग है? 3rd रैंक है। और लास्ट पे कर्नाटका है, हरियाणा जो है पहले नंबर पर है। छोटे राज्यों पे मेघालय और नीचे पे जो है अरुणाचल प्रदेश है। जबकि वहाँ भी यही हाल थी कि यहाँ पर मेघालय नहीं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश लास्ट पे है, यहाँ पर मेघालय की जगह मणिपुर है। ठीक है। और ये वृद्धि वाले में केंद्र शासित प्रदेश में दमनद्वीप है, जबकि वहाँ जो था वो चंडीगढ़ था। ठीक है। और लक्षद्वीप दोनों में, हाँ यहाँ पे लक्षद्वीप था, लेकिन यहाँ पे वृद्धि वाले में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये देखिए हम इतना ही चीज़ें बता रहे हैं कि इसमें इतने ही पढ़ने की ज़रूरत है और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि UPSC की तरह वो 2-3 जो है कथन देगा और फिर उसमें से बताएगा 1 और 2 चुनो, 2 और 3, 10-15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पूरे 150 के क्वेश्चन में 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे उस तरह के, 1 and 2, 2 and 3, उस तरह के देखना है। ठीक है। तो उस तरह हमको इतना ही चीज़ें पढ़ना जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पज़ के लिए। देखिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, तो इसको जी शुरुआत है 12 सितंबर 2019 को शुरुआत की गई थी रांचीगंज झारखंड से। प्रधानमंत्री मानधन किसान योजना किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। ये 12 सितंबर को जो है इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन जो इसकी लागू हुई थी ये थोड़ा बैक साइड में। ठीक है। यानी 9 अगस्त से ही जब प्रभावी थी। और ये एक केंद्र क्षेत्र की योजना है। यह एक स्वच्छ अंशदान आधारित पेंशन योजना है। ये सब इसमें देखना है। और ये काबिल इसके लिए कौन होगा, योग्य कौन होगा? जो 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि वाले देश के सभी छोटे एवं सीमांत किसान सम्मिलित हैं इसमें। ये देखना है, सभी छोटे और सीमांत हैं इसमें। ठीक है। सबसे छोटे एवं सीमांत, यानी स्मॉल और जो आपके सीमांत मार्जिनल हैं। ठीक है। देखो ऐसा अनुमानित किया जाए कि प्रथम 3 वर्षों में लगभग 5 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसान इससे लाभान्वित होंगे इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री मानधन किसान योजना। और ये क्या है कि इस किसानों के लिए इस योजना में जो है शामिल होने की जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले को 3000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है इस योजना के तहत। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। 3000 रुपये पेंशन वाली है, 18 से 40 काबिल हैं इसमें।
और ख़ास बात ये भी है कि लाभार्थी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्राप्त लाभ से सीधे ही इस योजनाओं में अपना मासिक आमदन अंशदान करने का विकल्प चुन सकेंगे। अब इस पर सूक्ष्म दृष्टि देख लेते हैं। अब ये पूरा का पूरा राशि जो परिदृश्य हमने फिनिश कर दिया। अब इसमें सूक्ष्म दृष्टि में रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं कि 24 अगस्त 2020 को परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत फिटनेस परमिट लाइसेंस पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर कर दिया है। तो जो वैधता को बढ़ाकर कब किया है? 31 दिसंबर 2020 तक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अरुणाचल प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार सभी ग्रामीण घरों में नल से जल की जो उपलब्धता कराए जाने का है वर्ष 2023 तक है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्वोत्तर भारत के इस राज्य के लिए एक टीवी चैनल, कौन से राज्य के लिए एक टीवी चैनल का उद्घाटन किया है? तो है, हमने पढ़ा था असम काम किया गया है, तो असम स्टेट में है। इस संस्था के वैज्ञानिकों ने मोतियाबिंद की सरल, सस्ती और बिना ऑपरेशन के इलाज की तकनीकी विकसित की है। तो है नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान पंजाब। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 30 जुलाई 2020 को भारत के सहयोग से निर्मित उच्चतम न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया गया, तो मॉरिशस में। नेक्स्ट पॉइंट 27 जुलाई 2020 को भारत ने बांग्लादेश को क्या सौंपा है? तो वो 10 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं। 15वें भारत यूरोपीय संघ आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 15 जुलाई 2020 को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व बैंक ने गंगा के कायाकल्प में सहयोग बढ़ाने के लिए जो प्रदान किए वो $400 मिलियन है। भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनाने का जो लक्ष्य कब तक है? तो वो है आप 2030 तक। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी लक्ष्य क्या होता है? 2030। ठीक है, इस तरह याद रखना है। और इसमें पॉइंट है कि भारतीय रेलवे द्वारा सभी ब्रॉड गेज मार्गों के विद्युतीकरण का जो लक्ष्य है दिसंबर 2023 तक। फास्टैग को अनिवार्य बनाने के लिए संशोधन जो किया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों का निर्धारण और संग्रह नियम 2008 में। इस यानी कौन से प्लेटफॉर्म के माध्यम से टेली परामर्श स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराया जा रहा है? तो ई संजीवनी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संस्कृत मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए क्षेत्रों की घोषणा की। तो कौन से नए क्षेत्र है? इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको याद रखना है। तो जो नए क्षेत्र हैं वो आपका एक है त्रिची, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, मेरठ और हम्पी उप सर्कल से पूर्ण सर्कल। ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है पीसीएस पर्पज़ के लिए देखें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो इंडिया है उसके अनुसार जो घोषणा की गई है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, उत्तर प्रदेश के कितने हैं? तो 2 जिले हैं, एक मेरठ और दूसरा जो है वो झांसी। ठीक है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन जिसके तहत कोविड-19 के दौरान भारतीयों को समुद्र मार्ग से भारत में लाया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु। नेक्स्ट पॉइंट है कि 16-30 नवंबर 2019 के मध्य 15 दिवसीय जो राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि जिसका नाम दैट इज आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट है आपका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर जो घोषणा की गई है वो किसके लिए है? तो भारतीय पोषण कृषि कोष की। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं उसी के शार्ट है। ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 16 नवंबर 2019 को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर मेघालय में सक्रिय किस उग्रवादी समूह को गैर कानूनी संघ घोषित किया है? तो हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। अब इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि गुरु नानक देव जी के जन्म की जो मनाई गई है 12 नवंबर 2000 कौन सी भी थी? तो 550वीं थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 15 अक्टूबर 2019 को भारतीय रेलवे द्वारा प्रमुख शहरों के आसपास के छोटे कस्बों में रेल संपर्क सुलभ कराने के लिए सेवा ट्रेनों को परिचालन प्रारंभ किया गया। इन जो ये ट्रेन है, कितने ट्रेन हैं? वो तो 9 ट्रेन हैं। कितनी है? 9 ट्रेनों का जो है वो शुभारंभ किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका 11 से 14 अक्टूबर 2019 के मध्य 38वें, कौन सा है, 38वां है ये इंडिया कारपेट एक्सपो, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, इंडिया कारपेट एक्सपो है, कारपेट एक्सपो है, तो ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने माताओं एवं नवजात शिशुओं के जीवन की सुरक्षा हेतु ये निःशुल्क प्रदान करने के लिए जो गुणवत्ता स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करने के लिए जो योजना का शुभारंभ किया गया उसका नाम क्या है, सुमन, ठीक है, केंद्रीय एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो QS इंडिया रैंकिंग जो जारी की गई है, QS इंडिया रैंकिंग 2020, तो इसमें सबसे नंबर 1 पर कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो IIT बॉम्बे को जो है वो नंबर 1 पर रैंक मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों तक पाइपलाइन के द्वारा जल पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा घोषित जो मिशन है वो उसका नाम है जल जीवन मिशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 14 अगस्त 2019 को 30 सितंबर 2019 के मध्य संचालित स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 के अनुसार बड़े राज्यों में नंबर 1 पर जो है कौन सा, प्रथम नंबर 1 पर कौन सा है स्टेट, तो वो है तमिलनाडु, जबकि छोटे जो राज्यों में मिजोरम, ठीक है, छोटे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान मिला है वो मिजोरम को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसी में एक देश के ज़िलों में सबसे नंबर 1 पे जो शीर्ष जिला है इस रिपोर्ट के अनुसार वो पेडापल्ली तेलंगाना का है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों को उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने के साथ ही संस्थानों से संबंधित सभी जो जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक योजना का शुभारंभ किया गया, उसका नाम है दीक्षांत, इसका नाम क्या है, दीक्षारंभ योजना, ठीक है, दीक्षारंभ योजना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ठीक है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन हेतु देश में चयनित समुद्री तटों की जो संख्या है कितनी है, वो 12 है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु नदी पर बने सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, यह स्थित है, यह लेह में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पश्चिम बंगाल सरकार की वह 2 योजनाएं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में WSIS अवार्ड से जो है पुरस्कृत कर वैश्विक मान्यता प्रदान की गई, तो वह 2 हैं, पश्चिम बंगाल की 2 योजनाएं हैं। पहली आपकी है उत्कर्ष बंगला, दूसरा है सबुज साथी योजना, जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा जो है इसको पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। ये इसी के साथ जो हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा का पूरा फिनिश होता है। और एक बात हम बता दें आपको, ये जो 1 लाइनर क्वेश्चन है इसका हमारा जो है आपका वीडियो प्लेलिस्ट में इसकी अलग हमने बना रखी है, उसमें भी आप इसको फास्ट ट्रैक में रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अब अगला जो वीडियो आएगा वो आपका इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड होगा। अब इसी तरह हम इसको छोटे छोटे तथ्यों में जो है इसको समाप्त करेंगे, जैसे कि एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं बहुत फैक्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है दी है, लेकिन हमको उन्हीं इन्फॉर्मेशन को निकालना है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू दोस्तों।